नमस्कार। मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने कल एक नया टॉपिक अपने स्टार्ट किया था, अधिगम, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके अंदर अपने कल अधिगम के बारे में शाब्दिक अर्थ और अधिगम की परिभाषा जानने का प्रयास किया था। उसी कॉन्सेप्ट को अपने आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था मनोविज्ञान के अंदर अधिगम। अधिगम जिसको अपने इंग्लिश के अंदर लर्निंग कहते हैं। तो कल अपने अधिगम के बारे में शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास किया कि किसी अधिगम कहेंगे और किसी अधिगम नहीं कहेंगे। तो अपना एक टॉपिक चल रहा था अधिगम के अंदर, अधिगम की विशेषताएं। तो उसी बात को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं टॉपिक चल रहा था अपना अधिगम की विशेषताएं। तो अपने बात कर रहे थे, जैसे अधिगम की पहली विशेषता मैंने बताई थी कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो तीन विशेषताएं। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब मैंने बताया था यूनिवर्सल प्रोसेस है। कहने का मतलब अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मतलब कहने का मतलब अधिगम हर जगह संभव है। मतलब अधिगम की प्रक्रिया सार्वभौमिक का मतलब होता है जो हर जगह किसी भी परिस्थिति के अंदर संपन्न हो सकती है। कहने का मतलब उसमें क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसी क्षेत्र के अंदर संपन्न होगी या उसी व्यक्ति के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होगी। कहने का मतलब अधिगम हर जगह संपन्न हो सकता है। उसके बाद अपने बात कर रहे थे, 2 नंबर बात मैंने आपको बताई थी कि अधिगम से तात्पर्य अधिगम में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि अधिगम के द्वारा जो पहले का जो पूर्व ज्ञान या पूर्व जो व्यवहार है, जैसे कोई व्यक्ति अधिगम करता है तो उसके पहले के व्यवहार के अंदर यानी पूर्व जो व्यवहार है उसके अंदर कुछ नवीन व्यवहार शामिल होता है। कहने का मतलब पहले जो व्यवहार कर रहा था उसके अंदर कुछ ना कुछ वो नया व्यवहार इंक्लूड करता है। कहने का मतलब तो अधिगम में व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से 3 नंबर मैंने बात आपको बताई थी कि अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। अधिगम एक वांछित प्रक्रिया, इसका मतलब ये है कि वांछित एक शब्द होता है वांछित और एक होता है अवांछित। वांछित का मतलब ये होता है जो हमारे लिए उपयोगी हो। व्यक्ति वही व्यवहार दर्शाता है जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो। कहने का मतलब व्यक्ति वही व्यवहार सीखना चाहता है जो उसके लिए आसानी से सीखा जाए और जो उसके लिए क्या हो, उपयोगी हो। तो कहने का मतलब अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है, एक्वायर्ड प्रोसेस है। कहने का मतलब है अधिगम जो है कोई भी व्यक्ति जन्म से सीख के नहीं आता। कहने का मतलब वो जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी के आधार पर वो व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो कहने का मतलब अधिगम क्या है, एक प्रकार की अर्जित प्रक्रिया है। कहने का मतलब वो जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा उसी के अनुरूप उसके
व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है। अगर वो अच्छे वातावरण में रहता है तो उसके अंदर अच्छे गुण विकसित होते हैं, जिस प्रकार के व्यवहार में रहता है उसी प्रकार के गुण वो उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है, या अपने ये कह सकते हैं अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम वातावरण की उपज है, वातावरण की उपज है। जैसा कि अपने अभी ऊपर बताया कि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है, कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण या जिस प्रकार की परिस्थिति के अंदर रहता है व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार धारण करता है। तो कहने का मतलब अगर व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों के अंदर रहता है तो उसका व्यवहार भी उसी के अनुरूप विकसित होता है। तो कहने का मतलब अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है, वो जिस वातावरण में रहेगा उसी के अनुसार क्या करेगा, अपने व्यवहार को विकसित करेगा। इसी प्रकार से अधिगम वातावरण की उपज है, मतलब कहने का मतलब वातावरण के अंदर जिस प्रकार के लोग बाग है, जिस प्रकार की वातावरण के अंदर क्रियाएं हो रही है उसी के अनुसार क्या होगा, उसके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से अपने ये कहा कि अधिगम, अभी जैसे मैंने पहली बात बताई अधिगम की विशेषताएं मैंने पढ़ रहे हैं। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब अधिगम हर जगह संपन्न है। दूसरी बात बताई कि अधिगम में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन होता है। पहले से जैसे कोई व्यक्ति नया व्यवहार सीखता है तो पहले जो व्यवहार सीखा है उससे कुछ नया व्यवहार व्यक्ति सीखता है। उसके बाद है अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। अधिगम एक वांछित प्रक्रिया का मतलब ये है कि व्यक्ति वही व्यवहार करता है जो उसके लिए उपयोगी हो, मतलब जो उसके लिए आसानी से किया जा सकते तो वही प्रक्रियाएं या क्रियाएं व्यक्ति करता है। तो अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है और अधिगम एक वातावरण की उपज है। इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने ये कह सकते हैं कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, मतलब प्रोबेबल प्रोसेस है, जिसको इंग्लिश में अपने बताया था प्रोबेबल प्रोसेस है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है, जो निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। जो निष्पादन से भिन्न है। इस लाइन को अपने समझने का प्रयास करते हैं कि मैंने अभी बताया, एक लाइन लिखी है कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि जैसे भी किसी भी अपने क्लास के अंदर जब अध्ययन करवाते हैं कि किसी भी अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, अब पढ़ाने के बाद जो भी अध्यापक जो करता है अपना 100% समझाने का प्रयास करता है, ये तो उसके ऊपर बालक के ऊपर निर्भर करता है। अनुमानित प्रक्रिया का मतलब है कि बालक कितना सीखेगा, केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी अध्यापक के द्वारा जो भी पढ़ाया गया है वो उसको समझ में आया है या नहीं आया। कहने का मतलब हो सकता है उसको पूर्णतः समझ में आया हो या उसको कुछ समझ में आया है या नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि अधिगम जो है एक अनुमानित प्रक्रिया है। कहने का मतलब उसके बाद जो लिखा है जो निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि अपने क्लास के अंदर जो भी सामग्री या विषय वस्तु जो करवा रहे हैं, अब करवाने के बाद कई व्यक्ति या कई बालक या बालिकाएं ऐसे होते हैं जिनको समझ में तो आ जाता है, लेकिन जैसे ही उनको खड़ा करके अगर पूछते हैं तो वो कहने का मतलब अभिव्यक्ति या अपने व्यवहार को या जो पढ़ाया गया उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो कहने का मतलब अगर किसी बालक या बालिका को अध्ययन करवाने के पश्चात जैसे डायरेक्ट अगर पूछ कर अगर जो भी प्रक्रिया जो पढ़ाएगी अगर डायरेक्ट अपने पूछे अगर वो उत्तर बताने में असमर्थ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आया। तो कहने का मतलब परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जो भी आपको जो भी पढ़ाया गया है उसको अभिव्यक्त करना। तो जरूरी नहीं है कि वो अभिव्यक्त कर पाए, अगर ये नहीं होता कि जो व्यक्ति अभिव्यक्त कर पाए वही उसी व्यक्ति को समझ में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। कहने का मतलब जो भी पढ़ाया गया है, ये अपने श्योर नहीं कह सकते कि जो भी पढ़ाया गया है वो पूर्णतः समझ में आया है या नहीं आया है। हो सकता है वो तो निर्भर करता है बालक की अभिव्यक्ति पर, बालक की अभिवृत्ति पर, कि बालक सीखने में कितना तत्पर है, मतलब बालक की अभिरुचि किस प्रकार की है, या बालक जानने के लिए कितना जिज्ञासु है। अगर बालक किसी भी विषय वस्तु को जानने के लिए जिज्ञासु है तो बालक क्या है अच्छी तरह से सीख सकता है।
तो कहने का मतलब एक बार फिर बता दिया जाए कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। कहने का मतलब अधिगम के अंदर केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो इतना समझ में है। उसका मतलब ये है कि निष्पादन का मतलब है कि कोई भी बालक अगर उसको उस बात को जो पढ़ाया गया है उसको व्यक्त करें तो भी ठीक है, अगर न व्यक्त कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको समझ में नहीं आया। जैसे अपने एक एग्जांपल लें कि जैसे अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है जो रीट के अंदर, जैसे रीट एग्जाम की बात करें कि जैसे कोई एक व्यक्ति है जो रीट एग्जाम के अंदर लगातार 18 या 19 घंटे पढ़ने का प्रयास करता है, 18 या 19 घंटे पढ़ता है, तो कहने का मतलब 18 या 19 घंटे पढ़ने के बाद अगर उसका रीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया, कहने का मतलब उसका रीट के अंदर, रीट मेंस के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कहने का मतलब ये नहीं है, अब इसका मतलब परफॉर्मेंस की बात ये नहीं है कि अगर वो पढ़ा नहीं है, तो कहने का मतलब है कि उसने तो अपनी तैयारी खूब की थी, 18 या 19 घंटे पढ़ने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कहने का मतलब अब परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ क्या है, उसके सिलेक्शन से है। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि अपने ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति पढ़ा नहीं है, या उसने मतलब विचार विमर्श नहीं किया, या उसने अध्ययन नहीं किया। अध्ययन, इतना अध्ययन करने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाना, तो ये क्या है, एक अनुमानित प्रक्रिया मान सकते हैं। जो निष्पादन का मतलब है अभिव्यक्त करना उस बात को, उसको अभिव्यक्त करना, उससे क्या है थोड़ी भिन्न है। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। इसी प्रकार से अपने 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। अब अधिगम का क्षेत्र व्यापक का यहाँ मतलब है, देखो व्यापकता से मतलब है कि बालक के संपूर्ण विकास से है। क्योंकि अगर आपको ये बताया जाए कि बालक के विकास के अंदर, अगर जैसे कोई बालक का विकास है तो बालक के विकास के अंदर मुख्यतः 4 पक्ष माने जाते हैं। बालक के विकास के मुख्यतः कितने पक्ष माने जाते हैं? 4 पक्ष माने जाते हैं। कितने पक्ष माने जाते हैं? 4 पक्ष। और उनके अंदर अगर मैं बताना चाहूं तो एक तो होता है शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, और चौथा होता है संवेगात्मक पक्ष। यानी अगर किसी बालक के अंदर ये चारों प्रकार के पक्षों के अंदर अगर विकास हो तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अधिगम का क्षेत्र व्यापक है। कहने का मतलब अधिगम का जो अभिप्राय है वो बालक के चारों विकास के पक्षों से है। कहने का मतलब अगर अधिगम कोई कर रहा है तो बालक का शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है और संवेगात्मक विकास भी हो रहा है। कहने का मतलब एक बार फिर बता दिया जाए कि अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। और अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, इसका मतलब क्या है कि बालक का जो विकास है वो चारों पक्षों में हो रहा है। 4 पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक पक्ष की बात करें, चाहे मानसिक पक्ष की बात करें, चाहे सामाजिक पक्ष की बात करें या संवेगात्मक पक्ष की बात करें। अगर बालक के अंदर इन चारों पक्षों के अंदर विकास होता है, अगर किसी बालक के अंदर इन चारों पक्षों के अंदर विकास होता है तो उसको सर्वांगीण विकास कहते हैं। बालक का कौन सा विकास कहते हैं? सर्वांगीण विकास कहते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब यही होता है कि बालक के सभी पक्षों का विकास होना। तो कहने का मतलब ये होता है प्रिय विद्यार्थियों कि अधिगम का क्षेत्र व्यापक है। इसका मतलब यही है कि अधिगम के क्षेत्र व्यापकता से मतलब है कि बालक का सर्वांगीण विकास से है, मतलब बालक के चारों पक्षों के विकास से है, शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक पक्ष हो। तो इसका मतलब एक विशेषता अपने ये भी लिख सकते हैं कि अधिगम का मतलब, अधिगम से तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से है। अधिगम से तात्पर्य, अधिगम से तात्पर्य क्योंकि क्षेत्र व्यापक होता है, चारों पक्षों का विकास होता है, तो अधिगम से तात्पर्य बालक के
सर्वांगीण विकास से है, सर्वांगीण विकास से है। इसके बाद अगर बात करें 9 नंबर पॉइंट की बात करें तो अधिगम एक समायोजन है, अधिगम एक समायोजन है। देखो जो भी मैं विशेषताएं बता रहा हूं इनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन सा कथन अधिगम से संबंधित है और कौन सा नहीं है। स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन बनता है। अधिगम एक समायोजन है, समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। अब समायोजन कैसे है? अधिगम एक समायोजन है, कहने का मतलब है अगर कोई अधिगम का मतलब क्या होता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कि मैंने कल आपको बताने का प्रयास किया कि चेतन मन के द्वारा बालक के व्यवहार में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होते हैं उन्हीं को अपने क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो कहने का मतलब है अधिगम एक समायोजन है, अधिगम एक समायोजन है। इसका मतलब ये है कि समायोजन का मतलब ये होता है कि बालक जब नया व्यवहार, क्योंकि अधिगम के दौरान क्या होता है कि बालक नया व्यवहार सीखता है, मतलब पूर्व के अंदर जो व्यवहार है कहने का मतलब समायोजन का मतलब क्या है कि अधिगम के दौरान कुछ वो नया सीख रहा है। तो कहने का मतलब अधिगम के दौरान जब जो नया सीखेगा तो उसे परिस्थिति से कैसी भी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसी के अनुसार क्या करता है, अपने अपने आप को समायोजित करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी बालक या बालिका है, अगर वो नया व्यवहार सीखेंगे या नया व्यवहार अपने अंदर धारण करना चाह रहे हैं तो उनको अनुकूल है या प्रतिकूल परिस्थिति है उनके अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करना होता है। जब वो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के अनुसार खुद को व्यवस्थित करते हैं तो उसी का नाम है समायोजन। तो कहने का मतलब अधिगम क्या है, एक समायोजन है। इसी प्रकार से 10 नंबर पॉइंट की बात करें तो अधिगम का तात्पर्य, अधिगम से तात्पर्य, अधिगम से तात्पर्य व्यक्तित्व से है, अधिगम से तात्पर्य व्यक्तित्व से है। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। अब कहने का मतलब अधिगम से तात्पर्य व्यक्तित्व है। अब कहने का मतलब अपने ये समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो कुछ अलग ही होती है, मतलब उसका जो व्यक्तित्व होता है वो कुछ अलग ही होता है। कहने का मतलब अधिगम, या अपने ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति नया व्यवहार सीख के आता है, जो बाकी जो विद्यार्थी हैं या बाकी जो लोग बाग हैं उनके अंदर कोई अगर नई चीज़ अपने सिखाने जा रहे हैं तो उनका जो व्यक्तित्व जो होगा, उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत अलग होगी। तो कहने का मतलब अधिगम से तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व से है। कहने का मतलब व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पर्सनालिटी से है। तो कहने का मतलब अधिगम से बालक के या बालिका के व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और इसी प्रकार से अपने 10 विशेषताओं के बाद अपने 11 नंबर जो विशेषता है उसकी ओर चलते हैं। अभी अपने जानने का प्रयास किया कि अधिगम एक अप्रेक्षणीय प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों, अधिगम एक अप्रेक्षणीय विक्रिया है। कहने का मतलब ये है प्रक्रिया है, सॉरी, अधिगम एक अप्रेक्षणीय प्रक्रिया। ए का मतलब होता है नहीं, प्रेक्षणीय का मतलब होता है कि अगर कोई बालक कोई भी नया व्यवहार सीखता है तो ये जो व्यवहार ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। कहने का मतलब अधिगम के दौरान जो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनको देखा नहीं जा सकता, तो ये एक अप्रेक्षणीय प्रक्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है तो आप बताएंगे अर्जित प्रक्रिया है। दूसरी बात बताएंगे कि अधिगम एक अप्रेक्षणीय प्रक्रिया है। कहने का मतलब प्रेक्षणीय प्रक्रिया न होकर कौन सी प्रक्रिया है? अप्रेक्षणीय प्रक्रिया। कहने का मतलब अधिगम अगर बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई नहीं देते। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अधिगम जो होता है, अधिगम जो होता है, अधिगम औपचारिक व अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक
अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक, अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में होता है, दोनों परिस्थितियों में होता है। बहुत ही अच्छी लाइन है। अब इन्होंने ये बताया कि अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताने का प्रयास किया है। अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है नियंत्रित परिस्थितियां। जैसे आपने शिक्षा के 3 प्रकार पढ़ते हैं अपने, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। उसी प्रकार से औपचारिक का मतलब होता है, मतलब ऐसा व्यवहार, कोई भी बालक अगर किसी नियंत्रित परिस्थिति के दौरान या एक निश्चित समावधि के दौरान या एक नियंत्रित वातावरण के अंदर कोई नया व्यवहार सीख रहा है तो उसको तो अपने औपचारिक परिस्थिति कहेंगे। अगर जैसे अपने ये बात करें कि अगर कोई बालक विद्यालय के अंतर्गत कोई भी नया व्यवहार सीख रहा है, अगर कोई बालक विद्यालय के अंतर्गत कोई नया व्यवहार सीख रहा है तो वो होता है औपचारिक। मतलब जहां बात कर रहे हैं अपने नियंत्रित परिस्थिति की, निश्चित समयावधि की बात कर रहे हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है जहां किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई भी टाइम पीरियड या निश्चित समावधि की बात नहीं होती, वहां होती है अनौपचारिक। तो कहने का मतलब ये है कि अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में होता है। कहने का मतलब अधिगम जैसे विद्यालय के अंतर्गत जो अधिगम या बालक जो नया व्यवहार सीखता है वो औपचारिक होगा, और इसके अलावा कहीं भी कोई भी किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर कोई बालक नया व्यवहार सीख रहा है आते जाते कहीं भी, वो होता है अनौपचारिक। तो इसीलिए ये बोला गया कि अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में संपन्न होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अनादिगम। अनादिगम भी एक प्रकार का अधिगम है। अनादिगम भी एक प्रकार का अधिगम है। अनादिगम भी एक प्रकार का अधिगम है। कहने का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों, अनादिगम का मतलब होता है ऐसा व्यवहार, ऐसी क्रियाएं जो हम सीखना नहीं चाहते, जो हमारे लिए अनुपयोगी है। मतलब कहने का मतलब ये है जिन चीजों को अपने इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार जिनको अपने सीखना नहीं चाह रहे फिर भी सीख लें। अनादिगम का मतलब होता है जो व्यवहार अपने लिए अनुपयोगी है, अवांछनीय है, जो हम सीखना नहीं चाहते फिर भी सीख जाते हैं, तो अनादिगम भी क्या है, एक प्रकार का अधिगम है। कुछ व्यवहार अपने जीवन के अंदर ऐसे होते हैं जिनको अपने सीखना नहीं चाहते लेकिन न चाहते हुए भी उनको सीख लेते हैं। जैसे लगभग आपने देखा है कि धूम्रपान करना, अब लगभग अपने को पता है कि धूम्रपान जो होता है, स्मोकिंग करना, जर्दा लगाना, जो कुछ भी है, या अपने शराब की बात करें तो लगभग ये सभी समाज के अंदर ये प्रचलित है। लेकिन ये अपने को पता है कि ये एक मतलब ये एक बुरी बात है। कहने का मतलब सबको पता है, पता होने के बावजूद भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बाग क्या है, इनको न चाहते हुए सीख लेते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति न चाहते हुए कुछ व्यवहार अपने आप के अंदर मतलब विकसित कर लेता है, तो वो होता है अनादिगम। मतलब जिनको वो उनके लिए हानिकारक होते हैं लेकिन हानिकारक होते हुए भी उनको क्या कर लेता है, वो धारण कर लेता है, तो उनको क्या कहते हैं, अनादिगम। तो अनादिगम भी एक प्रकार का क्या है, अधिगम है। इस प्रकार से अपने 13 विशेषताओं को पढ़ा। इसके बाद अपने और चलते हैं। अधिगम एक निरंतर, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब कहने का मतलब ये है कि अधिगम जो है, अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन या सीखना। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये सतत चलता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। या इसको अपने कहें कि अधिगम अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बूम टू टूम, बूम टू टूम चलने वाली प्रक्रिया है।
एक बार फिर बता दूं कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात अगर बात करें कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से लेकर जब व्यक्ति पेट के अंदर होता है, गर्भ के अंदर होता है, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब व्यक्ति सीखता रहता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि अधिगम एक प्रकार की खोज है। अधिगम एक प्रकार की खोज है। अधिगम एक प्रकार की खोज है। कहने का मतलब अब खोज का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी। खोज का मतलब होता है डिस्कवरी। अधिगम का, डिस्कवरी का मतलब होता है नया व्यवहार सीखना। तो अधिगम से तात्पर्य क्या होता है? नया व्यवहार सीखना होता है। तो कहने का मतलब अधिगम के दौरान मैंने बार बार बताने का प्रयास किया है कि अधिगम के दौरान बालक या बालिका जो है पूर्व के व्यवहार से कुछ न कुछ नया या नवीन व्यवहार क्या करते हैं? धारण करते हैं। इसके बाद अपने चले नेक्स्ट। कहने का मतलब अधिगम, अधिगम पर वातावरण, अधिगम पर वातावरण साथी, साथी का मतलब साथ रहने वाले व आसपास के लोगों का, आसपास के लोगों का प्रभाव पड़ता है, लोगों का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अधिगम पर वातावरण मतलब किस प्रकार का वातावरण है आसपास का, और उसकी जो कंपनी है मतलब उसका, उसके जो संगी साथी है, उसके आसपास के लोग किस प्रकार से है, उसी प्रकार से व्यक्ति के अपने व्यवहार को क्या करता है? विकसित करता है। तो बार बार मैंने ये बताना प्रयास किया है कि कंपनी का मतलब है कि वो अपने साथ में कैसे लोगों के साथ, किस प्रकार के लोगों के साथ रहता है ना। तो कहने का मतलब अधिगम पर वातावरण, साथी व आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से अपने जानने का प्रयास किया। एक बार फिर बता दिया जाए, अधिगम एक अप्रेक्षणीय प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको देखा नहीं जा सकता। दूसरी बात मैंने बताई कि अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में होता है। कहने का मतलब ये है कि अधिगम नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर भी हो सकता है और नियंत्रित परिस्थिति न हो तब भी हो सकता है। इसके बाद मैंने बताया अनाधिगम भी एक प्रकार का अधिगम है। अनाधिगम का मतलब है कि कुछ व्यवहार या क्रियाएं जो व्यक्ति करना नहीं चाहता फिर भी क्या है कि उनको धारण कर लेता है, वो होता है अनाधिगम। उसके बाद क्या, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल अधिगम के अंदर जो नया व्यवहार जो सीखता है तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। या अपने ये कह सकते हैं कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है कि जब तक व्यक्ति गर्भ से लेके कब्र तक, मतलब व्यक्ति जन्म से लेके जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक वो सीखता है। अधिगम एक प्रकार की खोज है। कहने का मतलब अधिगम एक प्रकार की खोज का मतलब ये है कि अधिगम के दौरान व्यक्ति नया व्यवहार, खोज का मतलब होता है नया व्यवहार या नवीन खोज, खोज का मतलब होता है नया व्यवहार धारण करना, ठीक है, कुछ नई संकल्पनाएं विकसित करना, खोज का मतलब यही होता है। तो कहने का मतलब अधिगम का मतलब होता है नवीन व्यवहार से है। अधिगम पर वातावरण, साथी व आसपास के लोगों का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से अपने अधिगम की विशेषताओं को जानने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अभी अपने नेक्स्ट चलते हैं, अधिगम के सोपान। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान। स्टेप्स ऑफ लर्निंग, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। स्टेप्स ऑफ लर्निंग। अब अधिगम के सोपान का मतलब क्या होता है? तो अधिगम के सोपान का मतलब क्या होता है, तो इसको अगर जानने का प्रयास करें, अधिगम का
अधिगम के सोपान का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जब नया व्यवहार सीखता है तो उनको कौन कौन सी क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, कि नए व्यवहार सीखने के लिए बालक या बालिका को नया व्यवहार सीखने के लिए कौन कौन से ऐसे चरण हैं जिनसे गुजरना पड़ता है, जो एक कर्मिक चरण होते हैं उनसे गुजरना पड़ता है, तो वो होते हैं अधिगम के सोपान। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर या बालक बालिका के अंदर नया व्यवहार सीखने के कौन कौन से चरण हैं वही क्या कहलाते हैं, अधिगम के सोपान। तो ये कई सोपान होते हैं अधिगम के, जिनको मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। तो अधिगम के कई सोपान हैं। तो सबसे पहले अगर पहले सोपान की बात करें तो सबसे पहले होता है आवश्यकता। आवश्यकता या अभिप्रेरणा। आवश्यकता या अभिप्रेरणा, एक एक अपने बताने का प्रयास करूंगा, एक बार मैं लिखता हूं। आवश्यकता या अभिप्रेरणा। नंबर 2 की बात करें, लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य या उद्देश्य। नंबर 3 होती है बाधाएं, मतलब बैरियर। और नंबर 4 होती है तत्परता, रेडीनेस। और नंबर 5 होता है अधिगम की स्थिति। पांच 4 नंबर तत्परता, 5 नंबर है अधिगम की स्थिति। अधिगम की स्थिति। 6 नंबर है वातावरण के साथ अनुक्रिया। वातावरण के साथ अनुक्रिया। 7 नंबर होता है पुनर्बलन। 8 नंबर होता है अनुभवों का संगठन। अनुभवों का संगठन। और 9 नंबर जो होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, अधिगम के सोपान का मतलब ये होता है कि कोई भी बालक या बालिका जो नया व्यवहार जो सीखता है उसके अंदर कौन कौन से चरण होंगे, कौन कौन से चरण के दौरान कोई व्यक्ति नया व्यवहार सीखता है, कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो सबसे पहले होती है आवश्यकता। सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर नया व्यवहार सीखने का प्रयास करता है तो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले होती है नीड। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता होगी, है ना, तो सबसे पहले आवश्यकता होगी तभी वो क्या करेगा, कोई ना कोई नया व्यवहार सीखेगा। तो सबसे पहले क्या बात आएगी, आवश्यकता। सबसे पहले क्या होगी, आवश्यकता। अगर उसे आवश्यकता है तो वो क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आवश्यकता की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आवश्यकता की। अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता होगी तभी वो क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। और अभिप्रेरित होने के बाद कोई ना कोई वो लक्ष्य बनाएगा। सबसे पहले क्या होगी, आवश्यकता। आवश्यकता होने के बावजूद जब तक किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई ना कोई नीड नहीं होती है, तब तक वो कोई प्रयास नहीं करता है। जैसे ही व्यक्ति को आवश्यकता महसूस हुई उस कार्य को करने की या उस व्यवहार को सीखने की, तब वो क्या हुआ, अभिप्रेरित हुआ। फिर उसने क्या किया, कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किया, कोई ना कोई गोल सेट किया। उसके बाद किया कि जैसे ही उसने कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो उसके लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसके रास्ते में बहुत सारी क्या आती है, बैरियर्स आते हैं, मतलब बहुत सारी बाधाएं आती है। क्या आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है, या मतलब बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती है ना, संकट आते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित है या व्यक्ति तत्पर है तो इन सॉरी, तो कहने का मतलब सबसे पहले मैं बता रहा था कि सबसे पहले व्यक्ति को क्या होती है, आवश्यकता। अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो आवश्यकता होने पर वो समय अभिप्रेरित होगा उस कार्य करने के लिए। फिर कोई ना कोई वो लक्ष्य
या उद्देश्य को क्या करेगा, सेट करेगा। अब जैसे ही उसने कोई ना कोई लक्ष्य सेट कर लिया तो उसके बाद उसके रास्ते में क्या आएगी, बाधाएं या रुकावटें आएगी। रुकावटें आने के बाद अगर वो समय तत्पर है उस कार्य करने के लिए, कहने का मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उसकी रुचि है कि मेरे को ये कार्य करना ही है चाहे कोई सी परिस्थिति है, तो क्या करेगा, वो हर बाधाओं को, हर रुकावटों को दूर करता रहेगा। मतलब तत्परता का मतलब है उस कार्य के प्रति कितना वो तत्पर है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है। कहने का मतलब कार्य को करने के लिए कितना वो तैयार है। अगर वो किसी का समय विपरीत है और तत्पर है कार्य करने के लिए, तो हर रुकावट है या हर बाधाओं को क्या करता जाएगा, वो दूर करता जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो अधिगम की स्थिति, कहने का मतलब जो भी उसके रास्ते में रुकावटें हैं उसको दूर कर दिया, उसके बाद क्या बनाएगा, वो अधिगम की स्थिति, कि उसके अंदर वो पहले सेलेक्ट कर लेगा कि मेरे को ये चीज़ पढ़नी है और किस प्रकार से मेरे को क्या करना है, नया व्यवहार सीखना है। अधिगम की स्थिति, फिर क्या करेगा, वो वातावरण के साथ क्या करेगा, अनुक्रिया। अनुक्रिया करने के बाद क्या है कि अगर उसको सफलता मिल जाती है, पुनर्बलन का मतलब यहाँ है सफलता से, कि अगर वो जिस प्रकार की मतलब सफलता प्राप्त करना चाह रहा है, जैसे वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए अगर प्रयास कर रहा है, तो पुनर्बलन का मतलब है कि अगर बार बार प्रयास करने के बाद उसको यहाँ सफलता मिल जाती है, पुनर्बलन का मतलब है कि उसको यहाँ सफलता मिल जाती है, फिर वो क्या करता है, अपने अनुभवों का संगठन करता है। कि अगर कोई भी व्यक्ति जब से सक्सेस हो जाता है, सफलता प्राप्त करने के बाद वो अपने अनुभवों को साझा करता है कि मैंने इस प्रकार से प्रयास किया था और इस प्रकार के प्रयास करने के बाद मुझे सफलता मिली थी। इस प्रकार के उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों यही है कि अपने अधिगम के सोपान पढ़ रहे हैं, तो अधिगम के सोपान के अंदर मैंने आपको 9 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं, 9 चरण बताए हैं। तो इसके आधार पर व्यक्ति क्या है, नया व्यवहार सीख सकता है। तो पहले मैंने क्या बताई कि सबसे पहले क्या होगी, आवश्यकता। क्या होगी, आवश्यकता। आवश्यकता होने के बाद क्या होगा, वो अभिप्रेरित होगा। अभिप्रेरित होने के बाद वो कोई ना कोई लक्ष्य सेट करेगा और उसके बाद उसके जीवन के अंदर रुकावटें आएगी। अगर वो व्यक्ति तत्पर होगा, उस कार्य करने के लिए तैयार होगा, तो उन रुकावटों को या बाधाओं को या संकट को दूर कर देगा और अपना पढ़ना क्या रखेगा, स्टार्ट रखेगा। और वातावरण के साथ क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, बार बार प्रयास करेगा। प्रयास करने के बाद यहाँ उसको सफलता मिल जाती है। फिर अपने जो भी उसको सफलता किस प्रकार से मिली है, वो अनुभवों को क्या करता है, वो संगठन करता है और उस प्रकार के उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि बालक के व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब अभी अपने सीखने का प्रयास किया कि कोई भी बालक है वो किस प्रकार से सीख सकता है, तो वो ये है अधिगम के सोपान। अब इसके अंदर मैं ये बताने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से, मतलब आपको कई बार यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अगर अपने बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ एग्जाम पैटर्न के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अंदर आपको बेटा ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम के सोपान का सही चरण कौन सा है। अधिगम के सोपान का, अधिगम के सोपान का निम्न में से सही चरण कौन सा है, सही चरण कौन सा है, सही चरण कौन सा है। अब समझने वाली बात यह है कि अभी मैंने अधिगम, इसके अंदर प्रश्न क्या है कि अधिगम के सोपान का निम्न में से कौन सा चरण, सही चरण कौन सा है, मतलब आपको सही चरण बताना है। तो इसके अंदर होता क्या है कि ऑप्शन के अंदर अपने को पता है, जैसे ए मिल गया, बी मिल गया, या सी मिल गया, या मिल गया अपने को डी मिल गया। तो कहने का मतलब इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे। अब इसके अंदर आपको कम से कम अधिगम के सोपान के जो चरण मिलेंगे आपको 4 ही वो कोटेक्शन देगा। अब 4 के अंदर आपको कौन सा चरण आपको सही रखना है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले याद क्या करना है कि आपको 4, बाकी तो 9 के 9 आपको याद करने ही करने हैं, इसके अलावा आपको 4 कौन सी बातें याद करनी है जो आपको याद करनी है अगर पेपर को मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को सेट करना है। तो सबसे पहले होती है आवश्यकता, सबसे पहले आवश्यकता, फिर है
लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य, और उसके बाद आएगा समायोजन। क्या आएगा? समायोजन। और 4 नंबर इसमें सही जो क्रम मिलेगा वो इसमें मिलता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अधिगम के सोपान का निम्न में से सही चरण कौन सा है, तो आपको 8-9 चरण याद न करके, क्योंकि वहां 4 का ही ऑप्शन मिलेगा, तो वहां आपको ये 4 बातें याद करनी है कि सबसे पहले क्या मिलेगी आपको? आवश्यकता। पहले आपको गौर करनी है आवश्यकता। आवश्यकता के बाद लक्ष्य या उद्देश्य, उसके बाद इसके अंदर आपको मिलेगा समायोजन, और समायोजन के बाद आपको व्यवहार में परिवर्तन। अब जैसे अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जैसे सबसे पहले अगर यहाँ अपने बात करें, जैसे 4 चरण मैंने किस हिसाब से बताया कि सबसे पहले मैंने बता दिया कि पहले आवश्यकता है, उसके बाद आवश्यकता या अभिप्रेरणा, 2 नंबर लक्ष्य या उद्देश्य है, उसके बाद 3 से लेके, अगर मैं बात करूं कि 3 से लेके जो 8 तक जो चरण हैं, 3 से लेके जो 8 तक जो चरण जो हैं, वो सारे के सारे क्या करता है? समायोजन है, कि व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को व्यवस्थित करता है। तो इसीलिए इसके 4 मुख्य चरण माने गए हैं। तो पहला चरण क्या है? आवश्यकता, दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य, तीसरा इसके अंदर ये जैसे बाधाएं हैं, तत्परता है, अधिगम की स्थिति है, वातावरण के साथ अनुक्रिया है, पुनर्वलन है, अनुभवों का संकटन है। ये सारे के सारे किसके स्टेप है? समायोजन के हैं। किसके स्टेप है? समायोजन के हैं। और लास्ट जो चरण रहता है वो है व्यवहार में परिवर्तन। तो कहने का मतलब ये है अधिगम के सोपान, कहने का मतलब कोई भी बालक है वो नया व्यवहार किस प्रकार से सीख सकता है, उसके लिए अपने ये चरणों को पढ़ने का प्रयास किया। अभी अपने नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार। अभी मैं आपको बताता हूं कि अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, तो अधिगम के प्रकार अपने 3 प्रकार से पढ़ेंगे। अधिगम के प्रकार अपने 3 प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपने, वो पढ़ेंगे डेविड आशुबेल के अनुसार। डेविड आशुबेल के अनुसार डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार जो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना अधिगम का प्रकार है। तो पहला प्रकार अपने पढ़ेंगे डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार, उसके अपने 4 प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार। रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार, रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार उसने जो अधिगम के प्रकार जो बताए वो बताए 8। कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। और इसी प्रकार से सामान्य जो प्रकार जो है, सामान्य अधिगम के प्रकार, जिसको स्वेदी प्रकार का अधिगम और गामक प्रकार का अधिगम, सामान्य अधिगम के जो प्रकार हैं वो है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थी ये है कि नेक्स्ट जो टॉपिक अपना रहेगा वो यही रहेगा कि अधिगम के प्रकार अपने जानेंगे। तो पहला जो प्रकार अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। मतलब डेविड आशुबेल किस प्रकार से नया व्यवहार सिखाने का प्रयास करता है। फिर अपने रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार अधिगम के जो प्रकार पढ़ेंगे जो बहुत ही मोस्ट रहेंगे, वेरी वेरी मोस्ट रहेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। और फिर पढ़ेंगे अपने सामान्य अधिगम के प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपने अधिगम के प्रकार पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।